गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अच्छा, सीडीपी का एमसीक्यू चल रहा है तो देख रहे थे। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं भाई। उधर साहू सर की क्लास चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो देखोगे तो देख लो यार, जहाँ भी देखना है। मैं क्या बोलूँगा, मैं तो हमेशा आप लोग से 12 बजे ही जुड़ता हूँ, आप सब जानते हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? चलो एक चीज़ तो बता दो, आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है मेरी? बताइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, कल अपन देखे थे क्या, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के आधार, ठीक है, या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था? प्राथमिक क्षेत्र के बारे में देखा था। क्लियर है सर? ओके ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। साध पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं शुभम शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे भी आप सब मेरे को अब अच्छे से जानने लगे हैं, इकोनॉमिक्स मेरे से पढ़ने लगे हैं, और जहां तक आशा यही है कि आप सभी बताएंगे कि आपको इकोनॉमिक्स विषय बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। साथ में मैं अर्थव्यवस्था को भी बहुत अच्छे से क्लियर करा रहा हूं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बोल दूं कि देखिए, अभी जैसे कि साहू सर की क्लास हो चल रही है, मेरी भी क्लास चल रही है, ऐसा आपने बता रहे थे, तो आप सबको लिए मैं एक बात बोलता हूं कि इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि परिस्थितियां कुछ भी निर्मित हो जाती है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाएगी कि आप पढ़ना तो चाहेंगे लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो याद रखिए, परिस्थिति को, जो भी परिस्थितियां निर्मित होती है, उस परिस्थिति को आप अवसर बनाइए, और जब आप उस परिस्थिति को अवसर बना लेंगे तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। कभी परिस्थिति यह निर्मित हो जाएगी कि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी। कोई कोई व्यक्ति आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है तो रुक जाता है, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता, लेकिन कोई व्यक्ति खुद मेहनत करता है, खुद पार्ट टाइम जॉब करता है और अपनी पढ़ाई करता है, और आगे चल के वही व्यक्ति सफल होता है। याद रखिए। तो अभी के वर्तमान परिदृश्य में अगर आपको सीडीपी की क्लास देखनी है आदरणीय साहू सर जी की, तो आप सीडीपी में चले जाइए, मेरी क्लासेस पब्लिश होगी तब भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए दोनों ही चीज महत्वपूर्ण है, तो आप एक चीज को बाद में देख सकते हैं, दोनों ही पढ़ाई से ही रिलेटेड है। समझ आ रहा है आपको? तो परिस्थितियों को अवसर बनाइए, परिस्थितियों को अवसर बनाएंगे तो आपको सफलता मिलेंगी। बहाने नहीं करने हैं, समझ रहे हैं बात को? कई लोग करते हैं ना जी कि मेरे घर में आज लाइट नहीं था, मैं पढ़ नहीं पाई। भैया, अब्राहम लिंकन का नाम सुने हो? वो क्या किए थे? स्ट्रीट लाइट में जब पढ़े थे और आगे चल के अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने हैं। तो इन्हीं सभी लोगों से आपको प्रेरणा लेनी है, ठीक है, और प्रेरणा लेके चलना है। जो भी आपको देखना है वो आपका चयन है। समझ रहे हैं बात को? मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर टीचर बेस्ट है हमारी टीम के, आपको जिनकी क्लास देखनी है आप देख सकते हैं, लेकिन बाद में भी तो समय है ना भाई।
हर टीचर की क्लास बाद में भी तो पब्लिश होती है, तो बाद में भी तो आप क्लास देख सकते हैं। आप अभी अगर साहू सर जी की क्लास देखने के लिए अगर आधे लोग चले गए होंगे तो आपके मन में ये ना रहे, देखिए आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप कल भी मेरी क्लास से जुड़ेंगे, कल कमेंट करके पूछ सकते हैं सर कल की क्लास में मेरे को ये चीज समझ में नहीं आया था। रास्ते अनेक है, बस उस परिस्थिति जो निर्मित होती है उसको आपको अवसर बनाना है। आप अवसर बना लेंगे, निश्चित सफलता भी आपको ही चुनेगी, क्योंकि आपने अवसर को भुनाया है। आप अगर अवसर को भुनाएंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है आपको सफलता मिलेगी ही। अरे यार कुछ भी बोलने लग गए तुम लोग। रील्स ही देखो, कोई तो बोलता है बीड़ी को जाले में भी पड़ते हैं। अरे हालांकि तुम लोग भी बोलना, मेरे दादाजी बीड़ी पीते थे तो उसी के रोशनी में पढ़ के मैं शिक्षक बन गई। ठीक है, ठीक, चलो देखते हैं। और आज भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्षण या विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के आधार पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जो प्रकृति से जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का जो भी उत्पाद रहेगा, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का जो भी उत्पाद रहेगा वो द्वितीयक क्षेत्र के लिए क्या करता है, कच्चा माल का निर्माण करता है। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चा माल के रूप में उपयोग करके नवीन उत्पाद का निर्माण करता है। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है, नवीन उत्पाद का निर्माण करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। ठीक, तो मैंने क्या बोला, चलिए देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या करता है जी, तो द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चा माल के रूप में प्रयोग कर नवीन उत्पाद का निर्माण करता है। याद रखिएगा, समझ आया क्या? प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करके नवीन उत्पाद का निर्माण करता है कौन? द्वितीयक क्षेत्र। इसी द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी आपका? इसी द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यहां लिख देता हूं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और इस तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, याद रखिएगा। अब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र समझते हुए चलिएगा ना, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक को फर्स्ट लिख दिया प्लस द्वितीयक क्षेत्र के उत्पाद उत्पाद का वितरण एवं उत्पादन में श्रम या सेवा प्रदान
करने का कार्य तृतीयक क्षेत्र करता है। क्या करता है? तृतीयक क्षेत्र करता है। समझ आया क्या? बताइए। मतलब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पाद का वितरण, मतलब आपके अब आपके तरफ प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र में उत्पाद बना। अब देखो यहीं से एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल से समझिएगा। ठीक, देखो प्राथमिक क्षेत्र, ये फर्स्ट लिख रहा हूं, मतलब ये प्राथमिक क्षेत्र है ना, इसके बाद ये द्वितीयक क्षेत्र है ना, ठीक है, इतना समझते हुए चले गया। अब ये तृतीयक क्षेत्र है, ठीक है, टर्सरी सेक्टर है ये, ठीक, ये तीन प्राथमिक क्षेत्र के, ठीक, प्राइमरी सेक्टर लिख दिया, ठीक, शॉर्ट में इसको लिख देता हूं सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर, और ये है आपका टर्सरी सेक्टर। समझते हुए चलिएगा। देखो प्राइमरी सेक्टर में आपने क्या किया? रबी की फसल ली, ठीक है, रबी फसल लिया, और रबी फसल में मुख्यतः छत्तीसगढ़ में किसकी फसल होती है जी? तो छत्तीसगढ़ में किसकी फसल होती है? तो गेहूं की फसल होती है, ठीक है, गेहूं की या चना की फसल होती है, गेहूं या चना। रबी का मौसम जो ठंड में, ठीक है, ठंड में शरद ऋतु में जो फसल ली जाती है उसी को रबी की फसल बोला जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया? रबी का फसल बोला जाता है। और रबी की फसल में गेहूं और चना लिया जाता है छत्तीसगढ़ में, और संपूर्ण भारत में भी गेहूं और चना की ही खेती होती है रबी के मौसम में, ठीक है, रबी फसल है ये। अब इस फसल को कच्चा माल के रूप में, गेहूं को, देखो गेहूं को कच्चा माल के रूप में, किसके रूप में जी? रॉ मटेरियल्स के रूप में या कच्चा माल के रूप में यूज करके गेहूं से क्या बनाया जाएगा? तो गेहूं से सेकेंडरी सेक्टर में क्या बनाया जाएगा? ब्रेड बनाया जाता है। समझ रहे हो बात को? अरे चना मसूर गेहूं भी तो है, चना मसूर भी है, गेहूं भी है, ठीक है। तो गेहूं को क्या जी? कच्चा माल के रूप में, रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करेंगे, ठीक है, उपयोग करेगा कौन? सेकेंडरी सेक्टर, और क्या बनाएगा? ब्रेड बनाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, यहां से, ठीक, जो खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, खनन से क्या हमको प्राप्त होगा? लोहा प्राप्त होता है, आयरन, ठीक है। तो लोहे का यूज किया जाएगा, लोहे का उपयोग करेंगे किस रूप में? रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करेंगे लोहे का, और लोहे का उपयोग करके फिर हम क्या बनाएंगे जी? आपका कार बनाएंगे, ठीक है। कंपनी लोहे को रॉ मटेरियल्स के रूप में, लोहा भी याद रखने का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खनन एवं उत्खनन, ठीक है। माइनिंग जो है वो किसके अंतर्गत आता है? आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब उस प्राथमिक क्षेत्र के प्रोडक्ट को, उत्पाद को सेकेंडरी सेक्टर क्या है? आपका रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल के रूप में लोहे को यूज किया, ठीक है, लोहा को, और लोहा से क्या बना दिया? कार बना दिया। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल दे रहा हूं, समझना, समझते हुए चलना। सर्वे पढ़ोगे, आर्थिक सर्वेक्षण, व्यापम आर्थिक सर्वेक्षण का बराबर क्वेश्चन देता है, ठीक है, और अन्य एग्जाम्स में भी व्यापम मतलब छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स में भी किसका क्वेश्चन आता है? आर्थिक सर्वेक्षण से बराबर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर जो है ना, या कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये उसी टर्म्स को ही समझा रहा हूं ताकि एक बार में क्लियर हो जाए आपको। समझ आया? हाँ, उसको लिखवाऊंगा, अभी पूरा चीज को लिखवाऊंगा कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, द्वितीयक में क्या क्या आता है, तृतीयक में क्या क्या आता है, सबको लिखवा रहा हूं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां से देखो, यहां से समझना, एक और एग्जांपल ले रहा हूं ना। जैसे देखो, कल बताया था खाओ आलू और मोटाओ भालू टाइप करके। आलू क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का है। अब आलू को रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करेंगे। किसको? आलू को रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करेंगे, और आलू से हम क्या बना देंगे जी? चिप्स। और चिप्स का क्या कर देंगे जी? पैकेजिंग। और पैकेजिंग करने के बाद फिर चिप्स के रूप में क्या आएगा जी आपका? तो जिसको आप खाते हो, लेस,
ठीक है, लेस आएगा, लेस के बाद हल्का फुल्का आएगा, समझ रहे हो बात को। फिर बोलोगे आप सर हल्का फुल्का खाना है, खा ले भाई हल्का फुल्का, क्या दिक्कत है। लेकिन वो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट था आलू, जिसको यूज करके कंपनीज के द्वारा क्या बना दिया गया, चिप्स बना दिया गया। और चिप्स बनाने के बाद हल्का फुल्का की कंपनी ने उसको पैकेजिंग कर दी, लेस की कंपनी ने उसको पैकेजिंग कर दी, और पैकेजिंग करने के बाद आपके पास पहुंचा दिया, ठीक। और घर में मम्मी जो चिप्स बनाई उसको नहीं खाना है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगा है। तू मन लग वो पैकेट में भराए हुए 5 ठो चिप्स, जिन 5 रुपए मिलते 5 ठोरी थे, गपा गप खाए, 5 रुपए खत्म। अब मम्मी बोलवे मम्मी तल दे तो चिप्स मम्मी यहाँ कंदी, खावत खावत पगला जहू। समझा तो ना, देखा था चिप्स के इमोजी भेजा थे, भूखो लग गए लगत कोनो मल्ला, चिप्स खाबो रे इसे की एग्जाम निकालो, चिप्स बांटो कर बात तुमल्ला। ठीक है, समझ गए। तो ये एग्जाम्पल्स थे प्राथमिक क्षेत्र के जो प्रोडक्ट हैं उसका यूज करके जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज करता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है। देखो जैसे अभी मैं मम्मी बोलेगी, आप लोग की मम्मी माता श्री बोलेगी, क्या बोलेगी कि आना नोनी रोटी खा ले, बोलेगी, खाओगे? नहीं, हमको रोटी नहीं खाना है, हमको रोटी बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन वहीं आपकी दोस्त बोली चलना बहन क्या खाएंगे, सैंडविच, तब बिल्कुल हाँ चलना बहनी खाबो, बोलता हो ना। तो सैंडविच किससे बना रहता है? ब्रेड से। और किससे? ब्रेड किससे बन रहा है? गेहूं से। समझ रहे हो? और गेहूं की रोटी कितने में मिलेगा? अगर होटल में भी खाओगे तो गेहूं की रोटी 10 रुपए में मिलता है, और सैंडविच लेके देखता 10 रुपए में, भगा दी सैंडविच वाला, भग में लेके 10 रुपए में नहीं मिला है, मिली कत्का में 2 ठो सैंडविच 80 90 100 रुपए में मिली भाई। और जबकि वो रोटी इतना भी तो भूख वो नहीं करे, जबकि वो अच्छा चीज नहीं है। समझ रहे हो बात को? हाँ देखे, ये आईस ना, एक्सपायरी भी खा लेते चिप्स खाने वाले में, जबकि घर के बढ़िया बने रहते तो नहीं खाए का। गजब, अभी समझ में आते। अब मम्मी करा बोलू कि सर अब बताए, अब हमला घर के खाना है कि के। अब देखो घाटा बाहर के खाओ गजब मोटा हो, ओकर ले अच्छा घर के खाओ, शरीर ला मेंटेन करके रखो। बाहर के सैंडविच खाते गजब टाइप के मोटवा थे। अब बोलत मैं कुछ खाती ही नहीं हूं या खाता ही नहीं हूं, कैसे बनी? अब मम्मी पता है, समझ रहे हो ना? चलो ये सब एंटरटेनमेंट की बातें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो गेहूं से ब्रेड, लोहा से कार, ठीक है, आलू से चिप्स। तो आलू क्या था? प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट था। गेहूं क्या था? प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट था। लोहा क्या था? प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट था, ठीक है। और बना क्या? कार। हाँ, जिन पहली मम्मी बन गए, जिन मम्मी हवाए मतलब विवाहित हैं और जिनके बच्चे हैं, उन लोग भी ध्यान देंगे, ठीक है, हेल्दी फूड खिलाएंगे, ठीक है, अपने बच्चे लोग को। अभी इतनी गर्मी है कि ये चिप्स विप्स फालतू की चीजें से दूर ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए अब टर्सरी सेक्टर, अब देखो आलू से चिप्स बना। अब ये चिप्स बन गया, तो चिप्स जो भी बनाया, मतलब कौन बनाया? देखो उस दिन किसका नाम लिया था? रोहनी जी की कंपनी चिप्स बनाई, रोहनी चिप्स, ठीक है। जैसे चाचा चिप्स आता है वैसी रोहनी चिप्स। तो ये चिप्स बनाई, तो क्या रोहनी जी घर घर बांटने जाएगी आप लोग को? आप लोग उसके दोस्त हो तो ले एक चिप्स कह के तो बांटने नहीं जाएगी। वो क्या रखेंगी? तो वर्कर्स रखेंगी, ठीक है। अर्थात वो क्या है जी? वो प्रोडक्शन यूनिट है, उत्पादन इकाई है। उत्पादन इकाई में उत्पादित होने के
पश्चात वो रिटेलर्स के पास जाएगा, ठीक है, जो उसका एजेंसी लेगा। जैसे किसी व्यक्ति के पास लेस चिप्स का एजेंसी होगा, किसी व्यक्ति के पास हल्का फुल्का का, किसी व्यक्ति के पास बीकाजी का, ठीक है। तो वो एजेंसीज लेंगे और एजेंसीज के द्वारा जो सेलर्स रहेंगे, छोटे छोटे दुकान वाले रहते हैं, उनको क्या किया जाएगा, आपका भेजा जाएगा। तो क्या खुद से नहीं पहुंचेगा ना भाई, कोई सोन परी तो नहीं है या अल्तू तो नहीं है जो खुद से पहुंच जाएगा। कोई ना कोई व्यक्ति, मेरे टाइप का, आपके टाइप का व्यक्ति, जो हम लोग के टाइप का नहीं, मतलब व्यक्ति हमारे टाइप का रहेगा, लेकिन जो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता होगा वो व्यक्ति, ठीक है, जो श्रमिक होगा वो सभी तरफ इसको क्या करेगा, वितरण करने का काम करेगा। अर्थात अपने श्रम देगा, अपना सेवा देगा, और उस सेवा के बदले उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। अर्थात सेकेंडरी सेक्टर में बने हुए अंतिम उत्पाद का वितरण, ठीक है, अंतिम उत्पाद का वितरण करने का एवं सेवा देने का कार्य कौन करता है, आपका सेकेंडरी सेक्टर करता है। अब देखो, अब यहीं से एक चीज और समझना, आप शिक्षक बन गए, ठीक है, कितना खुश हो गए अब ये बात सुनते ही, आप शिक्षक बन गए, ठीक है, शिक्षक, तो आप भी तो सेवा दोगे, और उस सेवा के बदले आपको क्या मिलेगी, तो सैलरी मिलेगी ना, आपको सेवा के बदले सैलरी मिलेगी। आप किसको सेवा दोगे, तो आप सरकार को सेवा दोगे, और उस सेवा के बदले जो आप श्रम दोगे, सेवा में जो श्रम दोगे, ठीक है, सर्विस दोगे, उस सर्विस के बदले सरकार आपको क्या प्रोवाइड करेगी, ये सैलरी प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ क्या, बताइए, इतना क्लियर हुआ? आप शिक्षक बन गए, जैसे कि कोई व्यक्ति, मतलब कोई डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो डिप्टी कलेक्टर साहब भी तो सेवा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, आपके सेवा दे रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर साहब भी सेवा दे रहे हैं, और उसी सेवा के बदले सरकार उसको क्या दे रही है जी, सरकार उसको क्या दे रही है, तनख्वाह या फिर सैलरी दे रही है, सैलरी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट उसको। समझ रहे हैं बात को? तो जो भी सरकारी कर्मचारी है या जो भी प्राइवेट कर्मचारी है, वो हर या अधिकारी है, वो हर व्यक्ति सरकार को सेवा दे रहा है, और सरकार उसको उस सेवा के बदले क्या दे रही है जी, सैलरी प्रोवाइड करती है। तो हर व्यक्ति जो नौकरी करता है, हर व्यक्ति जो बैंक में काम करता है, हर व्यक्ति जो अन्य कार्य करता है जिसमें उसको अपना श्रम देना पड़ता है, और श्रम के बदले उसको क्या मिलती है, धन की प्राप्ति होती है या सैलरी मिलती है, वो सभी किस में आते हैं जी, आपका सेवा क्षेत्र में आते हैं। क्लियर हो गया क्या, बताइए? क्लियर हो गया? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या आता है उसके बारे में जानते हैं। इसको समझ गए, अब इसमें क्या क्या आता है। अब देखो, ये प्राथमिक क्षेत्र हो गया। अब यहीं से एक अंतर को समझना, बहुत अच्छे से अंतर को समझना। मैं तीनों ही क्षेत्र को बता रहा हूं। पहले ये हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। अरे क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा, और बना हुआ है प्रीवियस ईयर के पीएससी और व्यापम के एग्जामिनेशन को देख लेना। अब जो फैक्ट बता रहा हूं वहां से बराबर हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है। प्राथमिक क्षेत्र ये हो गया आपका द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहलाता है आपका तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, या इसी को क्या बोलते हैं जी, आपका सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र, ठीक है जी। अब इसको मैं कृषि नहीं लिखा हूं, अब यही समझना। अब इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, ठीक। तो पहला याद रखिएगा, इसमें शामिल होते हैं फसल। जितने भी फसल हैं ये सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र के पार्ट हैं, ठीक है। फसल, या इसी को क्या बोल दूंगा, कृषि, कृषि भी बोल सकता हूं, ठीक है। जितने भी कृषि के उत्पाद हैं वो सभी किस में आते हैं, आपका प्राथमिक क्षेत्र में। दूसरा आता है आपका वन एवं वानिकी, या इसको क्या बोलते हैं आपका, ठीक है,
पहली बात तो एग्रीकल्चर क्रॉप्स आएंगे, ठीक है, कृषि फसल आते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फिर आते हैं फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है, वन एवं वानिकी, ठीक है, वन एवं वानिकी। तीसरा आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री, पशु पालन, याद रखिएगा, ठीक। चौथा आता है आपका कुटकुट पालन, कुटकुट पालन, कुटकुट पालन, ठीक है, मुर्गी पालन, मुर्गी पालन, ठीक, मछली पालन, मछली पालन। ये सभी किसके पार्ट हैं? तो याद रखिएगा ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के हिस्सा हैं। अब यहीं से समझना ना, ध्यान से सुनना, इधर बिधर की बातें मत करना। अब जो बोल रहा हूं साथ में, जब मैं एकदम ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन बराबर बनते हैं। जब मैं इन चारों की बात करूंगा, फसल, कृषि, वन, वानिकी, पशुपालन, कुटकुट पालन, मुर्गी पालन एवं मछली पालन की बात करूंगा, अगर ये इतने चीज शामिल है, ये चार चीजें शामिल है, तो ये जो कहलाएगा ये कृषि क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृषि क्षेत्र कहलाएगा। तब इसको आप प्राथमिक क्षेत्र नहीं बोलेंगे, मतलब बोल सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन आप इन चार पॉइंट्स को कृषि क्षेत्र बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर बोल सकते हैं। लेकिन जब इसमें येलो में लिख रहा हूं, इसमें क्या शामिल होगा? खनन एवं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन, उत्खनन शामिल होता है। याद रखिए, खनन एवं उत्खनन शामिल होता है। खनन से जितने भी खनिज हैं, ठीक है, आयरन ओर हो गया, लाइम स्टोन हो गया, ठीक है, आयरन ओर, लाइम स्टोन, कोल, बॉक्साइट, ठीक है, आपका वो टीन हो गया, ठीक है, टीन, सिल्वर, गोल्ड हो गया। ये जितने भी खनिज हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, वो सभी मिनरल्स खनन से मिलते हैं। और उत्खनन से जो प्राचीन मूर्तियां हैं, ठीक है, एंशियंट आर्ट हैं या एंशियंट वो है आर्ट के जो वस्तुएं हैं, जो गुड्स हैं, जो मिलते रहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि आपको यह देखने को मिलता है कि जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं, तो आप बोलते हैं कि योगी की मूर्ति मिली है, तो वो उत्खनन का कार्य चला है वहां, ठीक है, तब जाके मिलती है। तो ये दोनों किसमें शामिल होते हैं? ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, क्योंकि ये लैंड से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? जमीन से मिलते हैं, जमीन की खुदाई से मिलते हैं। याद रखिएगा, समझ में आ गया। और जब मैं खनन एवं उत्खनन को इन चारों के साथ ऐड कर दूंगा, तब ये कृषि क्षेत्र नहीं कहलाते हैं, तब ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। अब एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये बराबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, आज जाओगे तो जितने भी पेपर है व्यापम के, उसमें हर एक पेपर के पश्चात ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यह पूछा गया है, ये क्वेश्चन ये बनता है, याद रखना ये हिस्सा जो खनन एवं उत्खनन है, ये प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा तो है, ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल तो होता है, लेकिन इसकी जब गणना की जाती है, अर्थात जितने भी खनन एवं उत्खनन से छत्तीसगढ़ सरकार या फिर भारत सरकार को आय हुई रहती है, उसकी जीडीपी में आय हुई रहती है, या जीडीपी में जितनी भागीदारी होती है, उसको हमेशा द्वितीयक क्षेत्र में ही क्या किया जाता है जी? आपका जोड़ा जाता है। भली खनन एवं उत्खनन किसका हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। समझ आया क्या? बताइए। समझ आया मैं क्या बोला? मैं ये बोला
फसल, वन वानिकी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन के साथ जब मैं खनन एवं उत्खनन को भी शामिल करूंगा तो ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा, कृषि क्षेत्र नहीं कहलाएगा। कृषि क्षेत्र कभी भी, कृषि क्षेत्र में 4 ही चीज शामिल होंगे, फसल, कृषि, वन वानिकी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सभी कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। लेकिन जब खनन और उत्खनन को मैं इन सब के साथ शामिल कर दूंगा तब ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं, कृषि क्षेत्र नहीं कहलाते। खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल तो होता है, लेकिन जब इसकी गणना की जाती है, क्या की जाती है, गणना, कैलकुलेशन किया जाता है, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में कैलकुलेट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्यों होता है उसका रीजन समझिए। लोहा खनिज के रूप में मिला तो क्या लोहा का उपयोग डायरेक्ट कर पाते हो? क्या लोहा मिल गया, चल अपने घर में रख देते हैं, क्या खुद से वो टेबल बन जाएगा? क्या अगर मेरे को लोहे का दरवाजा बनाना है खुद से बन जाएगा? जी नहीं, वो लोहे का जो आपका मिनरल्स, खनिज मिला है, उस खनिज को आपको क्या करना पड़ेगा जी? मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, मतलब उसको जलाना पड़ेगा, तरल पदार्थ बनाना पड़ेगा, और तरल पदार्थ बनाने के पश्चात उसको आकार देना पड़ेगा, तब जाके वो लोहा एक दरवाजा बन पाएगा। समझ रहे हैं बात को? कैसे नहीं समझो यार? देखो, मैं ये बोला कि खनन और उत्खनन जो है ये किसका हिस्सा है? खनन और उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, यहां समझ रहा हूं। खनन एवं उत्खनन में इस समय जो जीडीपी है, जीडीपी में 3 क्षेत्र आते हैं। एक आपका प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है जी, ये तीनों क्षेत्र, और ये तीनों क्षेत्र में जीडीपी में भागीदारी होती है तीनों क्षेत्र की। अब यहीं से समझना, खनन एवं उत्खनन शामिल किस में होता है? प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, शामिल किस में होता है? शामिल होगा प्राथमिक क्षेत्र में, शामिल होता है प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन खनन और उत्खनन का मान लीजिए कि इस साल में कितना 20% जीडीपी में भागीदारी है। ठीक है, तो याद रखना, खनन और उत्खनन का जो 20% भागीदारी है ना, वो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं जोड़ा जाएगा। शामिल जरूर प्राथमिक क्षेत्र में होता है, लेकिन उसका जो गणना है, जो कैलकुलेशन है, मतलब खनन और उत्खनन की जो गणना है, अर्थात जो 20% की इस साल में वृद्धि हुई है, वो उसको किस में जोड़ा जाता है जी? मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर अगर 40% योगदान है तो उसमें 20% इसका भी जुड़ा रहेगा, अर्थात 20% उद्योग का जुड़ा रहेगा, तो 20% आपका किसका? खनन एवं उत्खनन का भी ऐड होगा। क्लियर हुआ क्या? बताइए। जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि खनन एवं उत्खनन किसमें शामिल होता है, तो खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, याद रखिएगा। लेकिन जब इसका गणना किया जाता है तो इसका गणना सेकेंडरी सेक्टर में होता है, प्राइमरी सेक्टर में नहीं होता, याद रखना। और जब आप खनन एवं उत्खनन को प्राइमरी सेक्टर में ऐड करोगे तो वो प्राइमरी सेक्टर ही कहलाएगा। प्राइमरी सेक्टर को आप एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं बोल सकते हो। अगर खनन एवं उत्खनन प्राइमरी सेक्टर में ऐड नहीं है, मतलब ये 5वें पॉइंट को हटा दूंगा, तो ये वो फर्स्ट से लेके 4 पॉइंट जो है ना, फसल, कृषि, वन एवं वानिकी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सभी कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। वेरी गुड। ये जो भी हैं, क्या नाम है,
मार्कंडे जी जो भी हैं बहुत सही लिखे हैं। राष्ट्रीय आय नहीं जी, उसको जीडीपी बोलेंगे। मतलब जीडीपी की गणना में, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में खनन एवं उत्खनन को द्वितीयक क्षेत्र में जोड़ा जाता है, याद रखना। और खनन एवं उत्खनन किसका हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक, कमेंट को पढ़ लो, बहुत सही लिखे हैं। हाँ, कैलकुलेशन बोलेगा तो सेकेंडरी सेक्टर में लेना, बराबर व्यापम के परीक्षाओं में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर रखिए इस चीज को, ठीक है। चलो अब द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल होते हैं इसके बारे में बात करते हैं, यहीं से समझना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द्वितीय क्षेत्र में पहला शामिल होता है जी आपका निर्माण, निर्माण कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। दूसरा शामिल होगा विनिर्माण, विनिर्माण, ठीक है, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और तीसरा शामिल होता है विद्युत गैस और जल आपूर्ति, जल आपूर्ति, ये सभी द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। विद्युत गैस और जल आपूर्ति, ठीक है। निर्माण, निर्माण अर्थात क्या क्या बनता है जी आपके? स्कूल्स बनते हैं, ठीक है, सामुदायिक भवन बनते हैं, ये सभी निर्माण के पार्ट है। विनिर्माण, तो विनिर्माण को अगर फिर से मैं नेक्स्ट पेज में बता दूं तो विनिर्माण क्या होता है इसको समझना। देखो विनिर्माण बहुत सरल है, इसको बता चुका हूं कैसे विनिर्माण। विनिर्माण के बारे में बात करूंगा तो याद रखना, जो मैन्युफैक्चरिंग है, देखो प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के गेहूं को आप सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल्स के रूप में जो यूज करता है, उसके बाद वो क्या बनाता है जी आपका? ब्रेड बना रहा है। तो ये तो विनिर्माण ही हुआ। प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट का यूज करके एक नवीन प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बनाना ही क्या कहलाता है आपका? मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। उसी प्रकार जो आपके खनन से क्या मिलेंगी जी आपका? खनिज मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। उन खनिज को हम क्या है? डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है, सीधे यूज नहीं कर पाते हैं। तो उस खनिज का पहले क्या करेंगे जी आपका? साफ सफाई करेंगे, साफ करते हैं उस खनिज को। साफ करने के बाद फिर क्या किया जाता है? आकार दिया जाता है। तो इन सब के लिए क्या किया जाता है? मशीन का यूज किया जाता है, मशीन्स का यूज किया जाएगा और मशीन से साफ किया जाएगा। साफ के बाद आकार दिया जाएगा और आकार देने के पश्चात क्या बनेगा? आपके घर का दरवाजा बनता है, ठीक है, या अन्य कोई लोहे के सामान बनते हैं या आपके सोने के आभूषण बनते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है आपकी? विनिर्माण। मतलब पहले से बने हुए चीजों से कोई और नवीन चीजों का क्या करना? नवीन चीजें बनाना, यही क्या कहलाता है आपका? विनिर्माण। वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद देखो, अब विद्युत आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सरकार देती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी किससे बनता है जी? कोल से, कोयले से बनता है। गैस एलपीजी, ठीक है, आप भरवा रहे हो, अभी गैस का बहुत किल्लत हो रहा है, ठीक है। और जल आपूर्ति जल भी देती है। ये सभी द्वितीय क्षेत्र का पार्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। और साथ में द्वितीय क्षेत्र में किसकी गणना की जाती है, किसको जोड़ा जाता है, ठीक है। जब आपसे पूछे तो याद रखिएगा खनन एवं उत्खनन के आंकड़े को, ठीक है, आंकड़े को क्या किया जाता है आपका? जोड़ा जाता है। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि तृतीय क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों को श्रम और सेवा प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? तो जितने भी बैंक हैं ये सभी तृतीय क्षेत्र के हिस्सा हैं, याद रखिएगा। जितने भी हॉस्पिटल हैं, ठीक है,
हॉस्पिटल हैं, ये भी तृतीयक क्षेत्र के हिस्सा हैं, ये भी आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं, संस्था अर्थात ठीक है क्या, होटल्स हो गए, ये भी सेवा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, जो डिप्टी कलेक्टर हो गए, ठीक है, आपके ड्राइवर हो गए, ड्राइवर्स हो गए, ठीक है, आपका टीचर्स हो गए, मैं भी आपको सेवा प्रदान कर रहा हूं। इसी सेवा के बदले मेरी संस्था मेरे को क्या देती है जी, आपकी सेवा सैलरी देती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ज्ञान का प्रसार कर रहा हूं, अपना श्रम लगा रहा हूं, एक एक घंटे लगातार, एक घंटे संविधान, एक घंटे अर्थशास्त्र की क्लास ले रहा हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मेरी एकेडमी भी उसके बदले मेरे को क्या देती है, सैलरी देती है। मैं आपको पढ़ाता हूं, उसके बदले तो मैं भी सेवा प्रदान करता हूं। ये सारी चीजें किसमें आती है जी, आपका तो सेवा क्षेत्र में आती है। ठीक है, भंडारण हो गया, भंडारण हो गया, ये सभी चीजें आपकी किसमें आती है, सेवा क्षेत्र में आती है। ठीक, क्लियर हो गया। पर्यटक हो गया, ठीक है, पर्यटक से भी सरकार को पैसा मिलता है। तो पर्यटक में भी अगर पर्यटक स्थल के रूप में किसी चीज को डेवलप्ड करते हैं तो वहां सरकार किसी न किसी चीज को क्या करती, किसी न किसी व्यक्ति को नियुक्त करती है, और उसी नियुक्ति के बिहाफ में क्या होता है जी आपका, तो ये किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया इतना। यहां से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब देखो दो और क्षेत्र होते हैं, उसके बारे में भी बात करता हूं। एक होता है चतुर्थ क्षेत्र, ठीक, एक होता है चतुर्थ क्षेत्र, वर्तमान में चतुर्थ क्षेत्र होता है। ठीक है जी, और एक होता है पंचम क्षेत्र। ठीक, तो चतुर्थ क्षेत्र में कौन शामिल होते हैं, तो उच्च शैक्षणिक संस्थाएं शामिल होते हैं, याद रखिएगा, उच्च संस्थाएं शामिल होते हैं चतुर्थ क्षेत्र में। कौन कौन से उच्च संस्थाएं सर, तो देखो DRDO, ठीक है, DRDO हो गया तुम्हारा, आपका अनुसंधान केंद्र हो गया, अनुसंधान केंद्र हो गया, ठीक है, इसरो हो गया, इसरो हो गया। ये सारी संस्थाएं किसका पार्ट होता है, तो चतुर्थ क्षेत्र का पार्ट होता है, जो कि उच्च संस्थाएं हैं या उच्च शैक्षणिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, ये सारे किसमें, चतुर्थ क्षेत्र में शामिल होते हैं, याद रखिएगा। और क्या ले सकते हो, तो NIT हो गया, NIT, IIT, ये सभी जो उच्च शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे सहयोग प्रदान करती है, जो अनुसंधान केंद्र है, जैसे सतीश धवन अनुसंधान केंद्र हो गया, श्री हरिकोटा अनुसंधान केंद्र हो गया, ठीक है, ये सभी इसमें शामिल होते हैं, इसरो हो गया, ये सभी। अब पांचवें क्षेत्र में बात करेंगे, तो जो पंचम क्षेत्र होता है हमारा, ठीक है, जो पांचवा क्षेत्र, जिसको पंचम, आज के अर्थव्यवस्था का पंचम क्षेत्र और संविधान का चौथा क्षेत्र, वही है, इसमें शामिल होते हैं आपकी सरकार, ठीक है, सरकार, मीडिया, ये सभी पंचम क्षेत्र की हिस्सा होती है, जो यह बताती है कि अर्थव्यवस्था के जो चार क्षेत्र हैं वो क्या क्या कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था या अन्य देश की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, इसके बारे में बताया जाता है। अरे हाँ, पार्लर सैलून भी सेवा देते हैं, सेवा क्षेत्र में ही आएंगे। ठीक, क्लियर हो गया क्या, इतना बताइए। अच्छा, जब आपसे पूछे, यही देखो, यहां से देखो, यहां से, अरे कहाँ आ गया यार, देखो, एक मिनट ना, हाँ, ये
देखो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो यहीं से एक चीज क्लियर रखना कि वर्तमान में जो प्राथमिक क्षेत्र है ये भारत के जीडीपी में इसका योगदान अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग कितना परसेंट है, 17% है, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि यहीं आप देखेंगे कि भारत के जीडीपी में, मैं डाटा और अपडेट कराऊंगा, अभी मैं इसी कारण अप्रोक्सीमेट डाटा बता रहा हूं, इसको लिख के रखिए, जीडीपी में 17% योगदान है। ठीक है, जबकि आप द्वितीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और तृतीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तो तृतीय क्षेत्र का जीडीपी में भागीदारी या योगदान कितना परसेंट का है जी, आपका 54% का सर्वाधिक योगदान इसी का है, याद रखिएगा। और आप द्वितीय क्षेत्र का जीडीपी में योगदान आपसे पूछे तो वर्तमान परिदृश्य में भारत की बात कर रहा हूं ना जी, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ की नहीं, कितना है, 29% है। जबकि यहीं पास मैं बात करूंगा रोजगार, तो याद रखना कृषि क्षेत्र जो है ना जी, कृषि क्षेत्र आपके भारत के 51% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र जो है ये रोजगार प्रदान करता है आपका 22% को। ठीक है, और जो सेवा क्षेत्र है यह रोजगार प्रदान करता है आपका लगभग 28% लोगों को भारत में रोजगार प्रदान करता है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भागीदारी में अनियमितता, ठीक है, मतलब असमानता, और साथ में रोजगार प्रदान करने में भी असमानता देखने को मिलती है। डाटा और अपडेट कराऊंगा सर्वे से, ये पुराना डाटा है, इसी कारण अप्रोक्सीमेट बताया हूं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण से मैं डाटा को, इकोनॉमिकल सर्वे से मैं डाटा को आपको अपडेट कराऊंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। समझ में आया क्या, इतना बताइए। समझ आया इतना? समझ आया? क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और पॉइंट बताता हूं, इसके बाद आज की क्लास यहीं रोकूंगा। कल की क्लास में हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में आपके सिलेबस का पहला टॉपिक देखेंगे, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, कल भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण के बारे में भी बात करेंगे। यहीं से देखिएगा थोड़ा सा। अभी भारत की जीडीपी के बारे में बात करूंगा। भारत की जीडीपी के आकार के आधार पर, ठीक है, याद रखना। भारत की को हटाओ, जीडीपी के आकार के आधार पर भारत जो है ना जी, भारत हमारा जो देश है ना वो 4th पोजीशन पे है, याद रखिएगा। हमारी जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, 4th पोजीशन पे है। प्ले लिस्ट बना दिया गया है जी, है ना? नहीं, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र का जीडीपी में योगदान नहीं होता, विकास में योगदान होता है, याद रखिएगा। जीडीपी में मूलतः योगदान प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का ही होता है। ठीक है, चौथे पोजीशन पे है। कैसे चौथे पोजीशन पे है? पहले नंबर पे आता है जी आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पे आता है चीन, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है जी आपका जर्मनी। ठीक है जी, चौथे नंबर पे आता है जी आपका भारत। ठीक है जी, और 5वें नंबर पे आता है जी आपका जापान।
ठीक है जी। और 6वें नंबर पे आता है जी आपका ब्रिटेन। पिछले वर्ष में हमने ब्रिटेन को पछाड़ा था, इस वर्ष में हमने किसको पछाड़ा है? तो भारत ने जापान को पछाड़ा है। 4.28 ट्रिलियन डॉलर हमारी जीडीपी का आकार है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। दैट इज एक मिनट, 7 है वो, 7, ठीक है, 7 जीडीपी का आकार है, याद रखिएगा। नहीं, व्याख्याता का इकोनॉमिक्स का क्लास मैं नहीं ले रहा हूं, और सर हैं हमारे चारू सर, ठीक है, वो लेंगे व्याख्याता की क्लास। लेकिन मैं आप कोशिश यही कर रहा हूं कि आधा जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जो व्याख्याता में भी कॉमन है और आपका कला संकाय के उस सिलेबस में भी कॉमन है, उसको मैं आपको क्लियर करा दूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये होता है, एक तो ये बता दिया जीडीपी के आकार के आधार पे। आकार का मतलब होता है कितना बड़ा, कितना पैसे का है जीडीपी। तो सब सर्वाधिक है, आपको जानने की आवश्यकता नहीं, आपके पेपर में नहीं पूछेगा ना। यूएसए की जीडीपी सबसे अधिक है, उसके बाद चाइना की है, फिर जर्मनी की है, फिर भारत की है, याद रखिएगा। पहले भारत 6वें नंबर पे आता था, ठीक है, हमने ब्रिटेन से को पछाड़ा जीडीपी के आकार में, जापान को पछाड़ दिया। अभी हम कौन से पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे है। करंट का क्वेश्चन है, इस कारण ये आ सकता है, याद रखना। तो दैट इज अ वेरी आईएमपी, ठीक है, आईएमपी याद रखिए, वेरी वेरी आईएमपी है ये आप सबके लिए। अच्छा, जब आपसे एक और चीज पूछे क्रय शक्ति क्षमता में, क्रय शक्ति, एक चीज और, रुको, क्रय शक्ति क्षमता को छोड़ो, ठीक है। देखो, अब यहां पास मैं एक चीज आपको क्लियर करता हूं और आज की क्लास यहीं से समाप्त करता हूं। हाँ, 5 मिनट बचा है, 5 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। देखो, यहां से एक चीज को समझना, क्षेत्र निर्धारण, क्षेत्र निर्धारण, बस एक चीज को समझ लो, इसके बाद क्लास खत्म, ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। देखो, 2 प्रकार के क्षेत्र मूलतः है। एक है सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, इसी को क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर, ठीक है जी। और एक है आपका निजी क्षेत्र, ठीक है, क्या है आपका? निजी क्षेत्र, या इसी को क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है जी। तो पब्लिक सेक्टर को ही सरकारी क्षेत्र भी बोलोगे आप, सरकारी क्षेत्र भी बोलोगे, याद रखिएगा। जिस भी संस्था, ठीक है, या उद्योग या आपका इंडस्ट्री में सरकार का स्वामित्व, ठीक है, या ऑनरशिप में भागीदारी, ठीक है, ऑनरशिप में भागीदारी अगर 51% या उससे अधिक है, मैं क्या बोला? सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र, जिसको पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं, जिस भी संस्था, उद्योग या इंडस्ट्री में सरकार की स्वामित्व या ऑनरशिप में जो भागीदारी है वो 51% या फिर उससे अधिक है, तो वह कंपनी, वह संस्था, वह उद्योग सरकारी क्षेत्र का कहलाएगा या सार्वजनिक क्षेत्र का कहलाएगा, याद रखना, ठीक है। किसका कहलाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र का कहलाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिसको आप जानते हो, और कोई भिलाई से जुड़े होगे तो आपको पता है, भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी, जिसमें सरकार का स्वामित्व 51% से अधिक है,
ठीक है, 51% से अधिक है। इस कारण जो बीएसपी है ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। और हर सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी होगी उसमें सरकार का ही अधिकार होगा, इंडियन गवर्नमेंट का ही अधिकार होगा, याद रखिएगा। अब यही निजी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तो जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था का स्वामित्व या ऑनरशिप या तो 51% से अधिक हो या 100% हो, वो निजी क्षेत्र की कंपनी कहलाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये मनीष है, ठीक है, किसी का नाम देख रहा था मैं, मनीष है। मनीष कोई कंपनी डालता है और उसमें स्वयं का ही पूंजी लगा रहा है, और कितना % लगा रहा है, 100% लगा रहा है, तो वह कंपनी जो मनीष ने डाला है वो निजी क्षेत्र की कंपनी कहलाएगी। जैसे एग्जांपल जियो में सरकार का कोई स्वामित्व नहीं है, जियो में 100% स्वामित्व मुकेश अंबानी और साथ में उसके अन्य सहयोगियों का है। इसी कारण जो जियो है या रिलायंस इंडस्ट्री है वो निजी क्षेत्र की कंपनी कहलाती है। यहां से क्लियर, यहां से क्लियर, ठीक है, समझ में आया आप सबको? समझ में आया जी? चलिए, तो आप लोग सब लोग सीडीपी के क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें जाइए। मैं मिलता हूं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। गुड लक, थैंक यू सो मच।